नमस्कार साथियों। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की कृषि और उसमें लास्ट जो वीडियो आपने पढ़ा वो पढ़ा था प्रमुख फसल ऋतुएं और उनकी फसलों के बारे में। एक बार मैं उन फसलों को दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ कि रबी के समय कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं, खरीफ के समय कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं और जायद के समय कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं। सबसे पहले दोस्तों, जैसा आपको पिछले वीडियो में बताया कि इन फसलों को याद रखने के लिए सबसे आसान तरीका है कि क्यों ना अपन खरीफ, रबी और जायद में बोई जाने वाली जो फसलें हैं उनको विभिन्न श्रेणियों में बांटकर याद रख लें। जैसे हमने समस्त फसलों को 4 श्रेणियों में बांट के पढ़ा है। एक अनाज रूपी फसल, एक दलहन रूपी फसल, एक तिलहन रूपी फसल और बाकी जो बच गई उनको अन्य में शामिल किया है। यहाँ पर मैंने इनका जो कारण था वो भी बताया था कि अनाज किसको कहा जाता है, दलहन किसको कहा जाता है और तिलहन किसको कहा जाता है। सबसे पहले अगर अपन बात करें कि अनाज रूपी जो फसलें हैं उनमें कौन सी फसलें शामिल हैं, तो यहाँ पर दोस्तों जो हमें प्राप्त होने वाले पोषक तत्व हैं ना, उनके आधार पर इनका ये नामकरण है। जैसा मैंने आपको बताया कि वो समस्त फसलें जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है वो सारी फसलें दोस्तों अनाज की श्रेणी में आती हैं, जो हमें क्या दें, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार से दोस्तों एनर्जी है। जैसे ही यानी जो अपन फसल या भोजन अपन खाते हैं और उनके खाने के बाद हमें तुरंत एक प्रकार से स्फूर्ति सी महसूस होती है, इसका मतलब उस भोजन ने आपको कार्बोहाइड्रेट प्रदान किया है। जैसे आदमी को भूख लगने के बाद उसमें काम की क्षमता है वो कम होने लगती है, वो कमजोर महसूस करता है और जैसे ही वो खाना खाता है उसके बाद एक बार उसमें एनर्जी बूस्ट होती है। वो एनर्जी दोस्तों हमें अनाज के रूप में प्राप्त हुई है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्राप्त हुई है। तो जो फसलें कार्बोहाइड्रेट देना वो तो कहलाएंगी अनाज। जिन फसलों से आपको प्रोटीन की प्राप्ति होती है दोस्तों वो दलहन की श्रेणी में आएंगी। जिन फसलों से आपको फैट यानी वसा की प्राप्ति होती है वो तिलहन की श्रेणी में आएंगी। तो हम 4 श्रेणी में बांटकर पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करें कि खरीफ के समय बोई जाने वाली जो प्रमुख फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया था। 4 श्रेणियों में बांटकर याद रखें। सबसे पहले अपन बात करें दोस्तों कौन सी श्रेणी की, अनाज की। अनाज के रूप में इस समय क्या क्या बोया जाता है, तो दोस्तों 4 प्रमुख फसलें बोई जाती हैं, बाजरा, ज्वार, मक्का और चावल। ठीक है। दलहन फसलों की बात करें तो इस समय बोई जाने वाली प्रमुख दलहन फसलें मोठ है, चमड़ा, चमड़ा मोठ का ही रूप होता है दोस्तों, मूंग है, उड़द है, अरहर है और सोयाबीन है। मैंने यहाँ आपको ये बताया था कि आपका जो सोयाबीन है ना वो दोकली फसल है। देखो ये यहाँ दलहन में भी नजर आ रही है आपको और यहाँ दोस्तों इसे आप तिलहन में भी शामिल कर रहे हैं। ये दलहन की श्रेणी में भी आती है और तिलहन की श्रेणी में। इसके पीछे कारण है इससे प्राप्त होने वाले उन जो अपन बात कर रहे थे पोषक तत्वों की। जैसे सोयाबीन है उसमें 40 से 46% प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए इसको किसकी श्रेणी में रखते हैं प्रोटीन के कारण, तो दलहन की श्रेणी में। इसके अलावा सोयाबीन का जो बीज होता है ना, दाना, उसमें 20 से 22% तक दोस्तों वसा पाई जाती है, तेल भी प्राप्त करते हैं इससे, इसलिए इसे किस श्रेणी में रखा गया, तिलहन में। तो यहाँ पर बात करें कि खरीफ के समय बोई जाने वाली प्रमुख तिलहन फसलें कौन सी हैं, तिल है, अरंडी है, मूंगफली है और दोस्तों सोयाबीन है। अन्य फसलों में अगर बात करें तो 3 प्रमुख फसलें ध्यान में रखें आप, कपास, गन्ना और गंवार। दोबारा देखना, अनाज तो कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं, बाजरा, ज्वार, मक्का और चावल। दलहन के रूप में मोठ, चमड़ा, मूंग, उड़द, अरहर, सोयाबीन। याद रखें मोठ का एक रूप होता है गोरी मोठ, तो वो भी आप इसी में याद रखें। तिलहन फसलों में तिल, अरंडी, मूंगफली और सोयाबीन। और कपास, गन्ना और गंवार हैं वो अन्य फसलों में शामिल है। यहाँ पर दोस्तों एक फैक्ट बताऊँ आपको, अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है कि किसी फसल का नाम दे दिया जाए और उसके बारे में पूछा जाए कि ये कौन से कटिबंध की फसल है, तो याद रखें खरीफ का मतलब है जो अपन जून जुलाई में तो बोएं और अक्टूबर नवंबर में जिसकी कटाई कर लें, जिससे फसल प्राप्त कर लें, वो फसल खरीफ कहलाती है। इसका मतलब अपने यहाँ पर ये उस समय बोई जाती है जिस समय तापमान दोस्तों अधिक होता है। तो कहने का मतलब जो खरीफ की ये फसलें हैं ना, उनमें अधिकांशतः दोस्तों उष्ण कटिबंधीय फसल हैं। इनमें कुछ अपवाद हैं
जैसे मक्का और ज्वार ये उपोष्ण कटिबंध की फसल है और इधर आपका अपवाद है सोयाबीन। तो इन तीन को अलग याद रख लें आप। खरीफ के समय बोई जाने वाली इन फसलों में मक्का, ज्वार और सोयाबीन ये तीन तो उपोष्ण कटिबंध की फसलें हैं। बाकी शेष सभी दोस्तों उष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसलें हैं। इसके बाद बात करें अपन रबी के समय बोई जाने वाले फसलों की, तो इनको भी आप 4 श्रेणियों में बांट कर याद रखेंगे। और इसमें अन्य की जो लिस्ट है वो लंबी होगी, क्योंकि इसका कारण भी मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर जो मसाला फसलें हैं ना वो रबी के समय बोई जाती हैं। इस समय बोई जाने वाले अनाज की बात करें तो दो प्रमुख फसलें हैं दोस्तों, गेहूं और जौ। दलहन की बात करें तो इस समय बोई जाने वाली प्रमुख दलहन फसलें हैं चना, मटर, मसूर और सेम। चना जिसे दालों का राजा भी कहते हैं, ये रबी के समय बोया जाता है। और याद रखें दोस्तों, दालों की रानी की संज्ञा दो दलहन फसलों को दी जाती है। एक तो मटर को भी दालों की रानी कहते हैं और उधर जो खरीफ में मोठ था ना उसको भी दालों की रानी कहा जाता है। तो मोठ और मटर ये दोनों तो दालों की रानी के रूप में जाने जाते हैं और चना दालों का राजा है। तिलहन फसलों की अगर अपन बात करें रबी के समय तो मुख्यतः सरसों, राई, तारामीरा और अलसी ये वो तिलहन फसलें हैं जो रबी के समय बोई जाती हैं। अन्य फसलों में मेथी है, अफीम, इसबगोल, जीरा, धनिया, अजवाइन, सौंफ, लहसुन ये अधिकांश मसाला फसलें हैं वो दोस्तों रबी के समय बोई जाती हैं। और इनमें से अधिकांश फसलें हैं ना वो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है, क्योंकि आपको पता है रबी की खेती आप सर्दियों की शुरुआत में करते हैं। ये सर्दियों में पककर तैयार होती है और सर्दियों के अंत में आप इसे काट लेते हैं। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है दोस्तों और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। गर्मियों की शुरुआत में इसे काट लेते हैं। इसका मतलब इसमें ज़्यादातर वो फसलें हैं जो ठंडे मौसम की होती हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसलें अधिकांशतः इसमें अपन बोते हैं। लास्ट जो फसल ऋतु पड़ी थी आपने दोस्तों वो पड़ी थी जायद, जिसका समय बहुत छोटा होता है। और इतना छोटा समय होता है कि उस समय अपन अनाज और दलहन रूपी फसलों की खेती नहीं कर पाते, क्योंकि इतने कम समय में अनाज और दलहन की फसलें हैं वो दोस्तों तैयार नहीं होती हैं। इसलिए याद रखना जायद में मुख्यतः चारा और सब्जियों के रूप में खेती होती है। इस समय चारे की बात करें तो दो प्रमुख चारा फसलें बोई जाती हैं दोस्तों, बाजरा और ज्वार। जायद का मतलब आपने पढ़ लिया है पहले, जो मार्च अप्रैल में बोई जाए दोस्तों जून जुलाई में काट ली जाए, यानी रबी और खरीफ के बीच में जो बोते हैं वो है आपकी जायद। इस समय मुख्यतः सब्जियों की खेती होती है और सब्जियां भी कौन सी बताई थी दोस्तों, आपकी तरकारी सब्जियां। यहाँ तरकारी सब्जी का अभिप्राय है वो सब्जियां जिनमें प्राकृतिक रूप में जल की मात्रा अधिक होती है। आप देख रहे हैं ये सारी फसलें आपके सामने, तरबूज, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, टमाटर, इनमें सब में प्राकृतिक स्वरूप में जल पर्याप्त मात्रा में होता है। जल के भंडार वाली ये जो फसलें हैं वो तरकारी सब्जी के नाम से जानी जाती हैं। और अधिकांश तरकारी सब्जियों की खेती दोस्तों कौन सी फसल ऋतु में करते हैं, तो जवाब होगा जायद। अब इसके बाद आगे अपन बात करेंगे दोस्तों राजस्थान में स्थित प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्रों की। अक्सर इनको लेकर प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न आ जाए कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, इसकी स्थापना कब की गई, वर्तमान में यह किस नाम से जाना जाता है और इसका ये नाम परिवर्तन कब किया गया। तो दोस्तों सरसों अनुसंधान केंद्र है वो सेवर भरतपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1993 को की गई थी। याद रखना सरसों उत्पादन में राजस्थान देश का अग्रणी राज्य है। और राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों, सेवर भरतपुर में। कब स्थापना की गई इसकी, तो जवाब होगा 20 अक्टूबर 1993 को। फिर इसके बाद फरवरी 2009 में दोस्तों इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम बदलकर वर्तमान में क्या कर दिया गया है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय कर दिया गया है। तो वर्तमान में यह किस नाम से जाना जाता है, अपना जवाब होगा राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो आपका है वो है दोस्तों राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। याद रखें भारत का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य केरल है, लेकिन अगर अपन बात करें मसालों में उन मसालों की जिनके बीज का उपयोग होता है
जिनके बीज को मसाले के रूप में प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों, उन्हें बीजीय मसाला कहते हैं। और उन बीजीय मसालों के उत्पादन में राजस्थान देश का सबसे बड़ा उत्पादक है। कुल मसालों के उत्पादन में तो सबसे ज्यादा केरल से, लेकिन बीजीय मसालों की बात की जाए तो सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है दोस्तों? राजस्थान से। और राजस्थान में ही अजमेर के तबीजी नामक स्थान पर राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना 2000 ईस्वी में की गई है। दोबारा देखना, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? तबीजी, अजमेर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2000 ईस्वी में। फिर बात आती है केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ? याद रखना, ये राजस्थान में स्थापित सबसे प्राचीन कृषि अनुसंधान केंद्र है, जिसकी स्थापना ब्रिटिश काल में 1943 में की गई है दोस्तों। और यह दुर्गापुरा जयपुर में स्थित है। राजस्थान का सबसे पुराना कृषि अनुसंधान केंद्र है आपका कौन सा? केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, जो कहाँ स्थित है? दुर्गापुरा जयपुर में। और इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1943 में। चौथे अनुसंधान केंद्र की बात करें तो दोस्तों वह है राष्ट्रीय कृषि फार्म। राष्ट्रीय कृषि फार्म है, ये कहाँ स्थित है? इसकी स्थापना कब की गई थी? किस देश के सहयोग से इसकी स्थापना की गई? ये 3 इंपॉर्टेंट पर्सन आपको याद रखने हैं। राष्ट्रीय कृषि फार्म है, ये सूरतगढ़ गंगानगर में तो स्थित है दोस्तों। और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1956 को की गई थी सोवियत संघ के सहयोग से। याद रखना, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद प्रमुख प्रतिनिधि जो देश है वो रूस है। तो ऑप्शन में यदि सोवियत संघ नहीं दिया हुआ है तो रूस जवाब होगा, और दोनों दे रखे हैं तो आपको सोवियत संघ करना है दोस्तों, क्योंकि 1956 में ये सोवियत संघ के रूप में था। दोबारा से देखना, राष्ट्रीय कृषि फार्म है वो कहाँ स्थित है? सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित। और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1956 को सोवियत संघ के सहयोग से की गई है। एक कृषि फार्म और है जिसका नाम है केंद्रीय कृषि फार्म। ये भी दोस्तों गंगानगर जिले में जेतसर कस्बे में स्थित है। और ये कनाडा के आर्थिक सहयोग से स्थापित किया गया था। वर्तमान में जो केंद्रीय कृषि फार्म है ना, ये राष्ट्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ के अधीन ही संचालित है। देखो, सूरतगढ़ में है वो तो है राष्ट्रीय कृषि फार्म, और जेतसर गंगानगर में है दोस्तों, उसका नाम है केंद्रीय कृषि फार्म। राष्ट्रीय कृषि फार्म सोवियत संघ के सहयोग से, और केंद्रीय कृषि फार्म है दोस्तों वो कनाडा के सहयोग से। वर्तमान में आपका ये केंद्रीय कृषि फार्म जेतसर गंगानगर है, वो किसके अधीन संचालित है? तो आपका जवाब होगा राष्ट्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ के अधीन संचालित है। इसके बाद एक अनुसंधान केंद्र दे रखा है दोस्तों, बेर व खजूर अनुसंधान केंद्र। याद रखना दोस्तों, ये बीकानेर में स्थित और इसकी स्थापना 1978 में की गई है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि बेर खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अपना जवाब होगा बीकानेर में। स्थापना कब दोस्तों? 1978 में। इसके बाद कुछ अन्य प्रमुख अनुसंधान केंद्रों की बात करें, जिसमें काजरी है, आपरी है। इसके अलावा आपकी ये जो बात करें अपन होहोबा या जोजोबा फार्म है, वो कहाँ स्थित हैं, किनकी सहायता से स्थापित किए गए? तो सबसे पहले अपन बात करें केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र, जिसको संक्षिप्त में दोस्तों काजरी कहते हैं। इस काजरी की पूरी डेफिनेशन देखना, स्पेलिंग है आपके सामने CAZRI। इसके प्रत्येक कैरेक्टर का पूरा अर्थ समझना। C का मतलब है सेंटर, A का मतलब है दोस्तों एरिड, Z का मतलब है जोन, R का मतलब है रिसर्च, I का मतलब है दोस्तों इंस्टीट्यूट, यानी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र ये जोधपुर में स्थित है और इसकी स्थापना दोस्तों 1959 में की गई है। शुष्क क्षेत्र में ही वनों के विकास के लिए एक केंद्र स्थापित किया गया दोस्तों, शुष्क वन क्षेत्र अनुसंधान केंद्र, जिसका संक्षिप्त नाम है आपरी। इसकी स्थापना भी जोधपुर में 1988 में की गई है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है वो दोस्तों आपका बीचवाल बीकानेर में स्थित है। फिर प्रश्न आ जाए कि अंतर्राष्ट्रीय उद्यानिकी व नवाचार प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है और किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये जयपुर में स्थित है और इसकी स्थापना नीदरलैंड के आर्थिक सहयोग से की गई है। और लास्ट में अगर अपन बात करें
कि वर्तमान में राजस्थान में इजराइल के सहयोग से कितने होहोबा या जोजोबा फार्म हैं वो विकसित किए गए हैं। तो दोस्तों इन होहोबा या जोजोबा फार्मों की स्थापना इजराइल के सहयोग से की गई है और वर्तमान में इनकी संख्या 3 है। पहला सबसे बड़ा जो है वो आपके सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे में स्थित है, फतेहपुर सीकर। दूसरा है ढंड जयपुर और तीसरा है झंझर बीकानेर। तो वर्तमान में होहोबा फार्म कितने हैं दोस्तों? 3, फतेहपुर सीकर, ढंड जयपुर और झंझर बीकानेर। और इनकी स्थापना किसके सहयोग से? इजराइल के सहयोग से। अब उसके बाद अपन आगे बात करेंगे दोस्तों कि राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, सर्वाधिक सिंचाई किस साधन से होती है, कुओं से सर्वाधिक सिंचाई कौन से जिले में, नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई कौन से जिले में, नहरों से सर्वाधिक सिंचाई कौन से जिले में, तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई कौन से जिले में, झरनों से सर्वाधिक सिंचाई कौन से जिले में, और झीलों से सबसे ज्यादा सिंचाई कौन से जिले में होती है। और सबसे लास्ट में बात करेंगे कि वर्तमान राजस्थान के जो 33 जिले हैं उनमें सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम सिंचित क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। तो आइए अपन बात करते हैं राजस्थान में सिंचाई के साधनों की। दोस्तों चाहे भारत के लिए पूछा जाए चाहे राजस्थान के लिए पूछा जाए, सिंचाई का सबसे बड़ा साधन है वो कुएं और नलकूप हैं। इन दोनों को एक ही श्रेणी में रखोगे आप, क्योंकि दोनों ही वो जल स्रोत हैं जिनमें भूगर्भिक जल का दोहन किया जाता है। आप कुएं से भी भूगर्भिक जल को बाहर निकालते हो और नलकूप से भी भूगर्भिक जल को ही दोस्तों बाहर निकालते हो, दोनों एक ही श्रेणी में, याद रखना है। भारत या राजस्थान का सबसे बड़ा सिंचाई का साधन क्या है? अपना जवाब होगा दोस्तों कुएं व नलकूप। दूसरा बड़ा सिंचाई का साधन राजस्थान में है नहरें, और तीसरा जो साधन है वो है तालाब व अन्य। राजस्थान में आपने पढ़ा राजस्थान की कृषि की विशेषताएं, उस समय अपन ने बात की थी कि राजस्थान सिंचित क्षेत्र की कमी वाला राज्य है। यहाँ कुल कृषि क्षेत्र के लगभग 1/3 भाग पर ही सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं। बाकी शेष कृषि क्षेत्र पर जो कृषि है वो वर्षा पर निर्भर करती है दोस्तों, मानसून पर निर्भर करती है। और जो 1/3 भाग सिंचाई के साधनों का लाभ प्राप्त करता है उसमें से अगर अपन बात करें तो कुल सिंचित क्षेत्र जो राजस्थान का है उसमें सबसे ज्यादा सिंचाई कुएं और नलकूपों से होती है। संपूर्ण सिंचित क्षेत्र का 67.13% जो भाग है वो कुओं से सिंचाई प्राप्त करता है। दूसरा बड़ा साधन नहरें हैं, जिनसे कुल सिंचित क्षेत्र का 30.51% भाग, और अन्य तालाब और अन्य साधनों से राजस्थान के कुल सिंचित क्षेत्र का 2.36% भाग सिंचाई सुविधा उपलब्ध करता है, प्राप्त करता है। सबसे पहले देखिए सबसे बड़ा साधन कौन सा पढ़ा आपने? कुएं और नलकूप। इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान में कुएं और नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई कौन से जिले में होती है? सर्वाधिक सिंचाई, तो अपना जवाब होगा दोस्तों जयपुर जिले में। कुएं और नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? तो जवाब क्या होगा? जयपुर है। इसी प्रश्न को यदि आप इंडिया लेवल पर बात करें कि भारत में कुएं और नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है, तो दोस्तों वह उत्तर प्रदेश है। भारत में तो कुएं और नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई वाला राज्य यूपी, और राजस्थान में कुएं और नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई वाला जो जिला है दोस्तों वो है आपका जयपुर। यहाँ कुएं और नलकूप को अलग अलग देखें कि कुओं से सर्वाधिक सिंचाई, जवाब होगा दोस्तों जयपुर में। अकेले कुओं से बात करें ना तो सर्वाधिक सिंचाई कौन से जिले में? जवाब क्या होगा दोस्तों? जयपुर जिले में। और कुओं से न्यूनतम सिंचाई की अगर अपन बात करें कि राजस्थान का वह जिला जहां कुओं से न्यूनतम सिंचाई होती है, तो दोस्तों वो जिला होगा आपका गंगानगर। केवल कुओं से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला जयपुर है, केवल कुओं से न्यूनतम सिंचाई वाला जिला दोस्तों गंगानगर है। अकेले नलकूप की बात की जाए तो नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई वाला जो जिला है वो आपका भरतपुर है दोस्तों।
राजस्थान में केवल नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो अपना जवाब होगा भरतपुर। और नलकूप से न्यूनतम सिंचाई की बात करें दोस्तों, तो नलकूपों से न्यूनतम सिंचाई वाला जिला है वो है दोस्तों उदयपुर। दोबारा देखना, कुएं और नलकूप संयुक्त बात की जाए तो सबसे ज्यादा सिंचाई कौन से जिले में दोस्तों? जयपुर से। जयपुर में। केवल कुओं से सर्वाधिक सिंचाई कौन से जिले में? जयपुर में। केवल कुओं से न्यूनतम सिंचाई कौन से जिले में? गंगानगर में। केवल नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई भरतपुर में, और नलकूप से न्यूनतम सिंचाई कौन से जिले में दोस्तों? उदयपुर में। यहां याद रखने वाली बात यह है, कई बार प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान के वो जिले जहां नलकूप निर्माण के लिए सर्वाधिक अनुकूलित दशाएं पाई जाती हैं, यानी नलकूप निर्माण के लिए सबसे आदर्श दशाओं वाले जिले कौन से हैं? तो याद रखें दोस्तों, जयपुर, जैसलमेर और भरतपुर वो जिले हैं राजस्थान के जहां नलकूप निर्माण के लिए सबसे आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। और नलकूप निर्माण के लिए सबसे विपरीत, या यूं कहें नलकूप निर्माण के लिए प्रतिकूल दशाओं वाले जिलों की बात करें तो राजसमंद और उदयपुर वो जिले हैं जहां नलकूप निर्माण के लिए सबसे विपरीत दशाएं पाई जाती हैं, क्योंकि दोस्तों उन भूभागों में धरातल से कुछ ही नीचे कठोर चट्टानें हैं, इसलिए वहां नलकूप निर्माण आसान नहीं होता। तो नलकूप निर्माण के लिए प्रतिकूल दशाओं वाले जिले तो राजसमंद और उदयपुर हो गए। नलकूप निर्माण के लिए सर्वाधिक अनुकूलित दशाओं वाले जिले जयपुर, जैसलमेर और भरतपुर, दौसा, ये हो गए आपके। ठीक है, अब उसके बाद अपन बात करें नहरों से सिंचाई की, तो राजस्थान में नहरों से कुल सिंचित क्षेत्र का 30.51% भाग सिंचाई सुविधा प्राप्त करता है। और यहां अगर अपन सर्वाधिक की बात करें कि राजस्थान में नहरों से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है, तो दोस्तों नहरों से सर्वाधिक लाभान्वित जिला आपका गंगानगर है। गंगानगर जिले में सबसे पहले राजस्थान में नहरों से सिंचाई सुविधा प्राप्त हुई थी। राजस्थान की पहली आधुनिक नहर सिंचाई परियोजना गंग नहर है, और दोस्तों उसी गंग नहर से लाभान्वित क्षेत्र गंगानगर है। और वर्तमान में गंग नहर के अलावा इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा भी यहाँ सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। केवल इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र दोस्तों बीकानेर जिले में आएगा। अपन यहाँ कुल नहरी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है? गंगानगर। न्यूनतम की बात आपसे करेगा नहीं, क्योंकि राजस्थान के बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहाँ नहरों से सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है। फिर बात करें तालाब व अन्य की, तो यहाँ तालाब व अन्य में दोस्तों अपन 3 स्रोत पढ़ेंगे। एक तो बात करेंगे राजस्थान में तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है, एक बात करेंगे झीलों से सर्वाधिक सिंचाई कौन से जिले में होती है, और एक बात करेंगे दोस्तों झरनों से सर्वाधिक सिंचाई कौन से जिले में होती है। तो राजस्थान में तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला भीलवाड़ा है। इसी प्रश्न को यदि अपन इंडिया लेवल से जोड़ें तो भारत में तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई वाला राज्य तमिलनाडु होगा। भारत में तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु में, और राजस्थान में तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई कौन से जिले में दोस्तों? भीलवाड़ा में। झीलों से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला है आपका उदयपुर। और यहाँ कुछ अन्य प्रश्न भी याद रखें, जैसे कई बार पूछा गया है कि राजस्थान में सबसे बड़े सिंचित क्षेत्र वाली झील कौन सी है, तो दोस्तों राजस्थान में सबसे बड़े सिंचित क्षेत्र वाली झील है वो आपकी जयसमंद है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाली या सबसे बड़े सिंचित क्षेत्र वाली झील कौन सी हुई, तो जवाब होगा क्षेत्र वाली झील जयसमंद है दोस्तों। और जयसमंद झील से 1950 में सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई हैं, एक श्यामपुरा नहर और दूसरी है दोस्तों भाट नहर। ठीक है, फिर बात करें झरनों से सर्वाधिक सिंचाई वाले जिले की, तो झरनों से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला दोस्तों बांसवाड़ा है। भारत में झरनों से सर्वाधिक सिंचाई मेघालय राज्य है, और राजस्थान में झरनों से सर्वाधिक सिंचाई दोस्तों
कहाँ होती है? तो जवाब होगा बांसवाड़ा में। दोबारा से देखना, राजस्थान का सिंचाई का सबसे बड़ा साधन कुएं और नलकूप। कुएं और नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई जयपुर जिले में। केवल कुओं से सर्वाधिक सिंचाई आपकी जयपुर जिले में। कुओं से न्यूनतम सिंचाई वाला जिला गंगानगर। केवल नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला भरतपुर। नलकूपों से न्यूनतम सिंचाई वाला जिला उदयपुर। उसके बाद नहरों से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला है आपका गंगानगर। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला है दोस्तों भीलवाड़ा। झीलों से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला है उदयपुर। और झरनों से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला है आपका कौन सा? बांसवाड़ा। भारत में बात की थी कुएं और नलकुओं से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, नहरों से भी सर्वाधिक यूपी में, तालाबों से सर्वाधिक आपके तमिलनाडु में, और भारत में झरनों से सर्वाधिक सिंचाई दोस्तों मेघालय में। ठीक है, अब इसके बाद सिंचित क्षेत्र, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाले जिले की और न्यूनतम सिंचित क्षेत्र वाले जिले की बात करें तो राजस्थान का गंगानगर वह जिला है जहां के कुल कृषि क्षेत्र के 87% से अधिक भाग पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो दोस्तों सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला अगर अपन बात करें तो गंगानगर होगा, और न्यूनतम सिंचित क्षेत्र वाला जिला है वो चूरू होगा। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला तो गंगानगर, न्यूनतम सिंचित क्षेत्र वाला जिला दोस्तों चूरू। गंगानगर के कृषि क्षेत्र के 87% भाग पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं, जबकि चूरू के कुल कृषि क्षेत्र के मात्र 5% भाग पर ही सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब उसके बाद अपन बात करेंगे दोस्तों राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेशों की। याद रखना, यह सामान्य जलवायु की बात नहीं कर रहे, यहाँ कृषि जलवायु की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो प्रश्न मान लो पूछ लिया जाए कि भारत को कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, तो दोस्तों भारत को कुल 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। और ठीक उसी प्रकार राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, तो अपना जवाब होगा राजस्थान को कुल 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। वो 10 जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं, उनमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है दोस्तों? यहाँ ये 4 प्रमुख प्रश्न याद रखने हैं। भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में? 15 में। राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में? 10 में। सबसे बड़ा और छोटा कौन सा है? तो एक बार इनको समझें आप। राजस्थान को कुल मिलाकर कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, तो दोस्तों जवाब होगा 10 में। जबकि भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में? भारत को कुल 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, अब राजस्थान के जो 10 जलवायु प्रदेश हैं उनमें पहला कौन सा है, जिसे आप फर्स्ट ए भी कह सकते हैं दोस्तों? यह है पश्चिमी शुष्क मैदानी क्षेत्र, और इसके अंतर्गत मुख्यतः जोधपुर और बाड़मेर का भूभाग आता है। दूसरा है वो है आपका फर्स्ट बी, जिसे आप उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र कहते हैं। और उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र का नाम आते ही आपके दिमाग में 2 जिले आने चाहिए, गंगानगर और हनुमानगढ़। तीसरा जो जलवायु प्रदेश है वो है फर्स्ट सी, जिसे आप अति शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र कहते हैं। और दोस्तों इसमें मुख्यतः बीकानेर, जैसलमेर और चूरू जिलों के भूभाग आते हैं। और याद रखना दोस्तों, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। लगभग 7.7 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में यह फैला हुआ है, सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश। तो वो कौन सा है आपका? अति शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है। चौथा जो जलवायु प्रदेश है दोस्तों वो है सेकंड ए, और उसे आप कह सकते हैं आंतरिक जल निकासी शुष्क क्षेत्र या आंतरिक जलोत्सर्ग क्षेत्र, जिसमें मुख्यतः अपने शेखावाटी का भूभाग आता है। इसमें सीकर, झुंझुनू, कुछ भाग चूरू का और थोड़ा सा भाग दोस्तों इसमें नागौर का शामिल है। इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान में स्थित 5वां कृषि जलवायु प्रदेश है दोस्तों सेकंड बी, जिसे आप कहते हैं लूनी नदी का अंतर्वर्ती क्षेत्र, जिसका विस्तार मुख्यतः सिरोही, पाली और जालौर जिलों में है। छठवां जो कृषि जलवायु प्रदेश है वो है थर्ड ए, जिसे आप अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान कहते हैं। इसमें दोस्तों मुख्यतः राजस्थान का
मध्य से थोड़ा सा मध्य पूर्व वाला भाग आता है जिसमें जयपुर, जयपुर से अलग होकर बना दौसा, अजमेर और टोंक, जयपुर, अजमेर, टोंक और दौसा जिलों के भूभाग शामिल हैं। जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक जिलों के। सातवां जो जलवायु प्रदेश है दोस्तों वो है बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान का वो भाग जहां अक्सर बाढ़ की संभावनाएं रहती हैं। इसमें मुख्यतः आपका भरतपुर, अलवर, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों के भूभाग शामिल हैं दोस्तों। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर वाले जिलों के भूभाग को किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत रखा गया है? अर्ध शुष्क पूर्व, ये जो आपका बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान है इसमें। आठवां जो जलवायु प्रदेश है वो है 4th A, जिसे आप कह सकते हो उप आर्द्र दक्षिणी मैदान व अरावली। इसमें भीलवाड़ा, सिरोही, उदयपुर और राजसमंद तथा चित्तौड़ का थोड़ा उत्तरी भाग शामिल है दोस्तों। किन किन जिलों के भूभाग हैं? भीलवाड़ा आ गया, सिरोही आ गया, राजसमंद आ गया, चित्तौड़ का थोड़ा उत्तरी भाग आ गया और उदयपुर जिले का उत्तरी पश्चिमी भाग आ गया। यह आता है आपका उपाद्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र या अरावली के अंतर्गत। 9वां जो कृषि जलवायु प्रदेश है दोस्तों वो है 4th B। इसका विस्तार है वो मुख्यतः दक्षिणी भूभागों में। इसे आर्द्र दक्षिणी मैदान कहते हैं और ये डूंगरपुर जो आपका वागड़ क्षेत्र है वो आ जाएगा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, और इसमें कुछ भाग है वो दोस्तों चित्तौड़ का जो दक्षिणी भाग और उदयपुर का दक्षिणी पूर्वी भाग शामिल है। और यहाँ याद रखना यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। सबसे बड़ा तो कौन सा है? अति शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। और सबसे छोटा कौन सा है? दक्षिणी आर्द्र मैदानी भाग। लास्ट बच गया आपका 10वां, वो है 5वां, वैसे 5th बोलेंगे इसे, और नाम है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। इसमें मुख्यतः दोस्तों हाड़ौती भूभाग आ जाता है, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिलों के भूभाग शामिल हैं। तो ये हैं आपके राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश। यहाँ आपको मुख्यतः 4 प्रश्न याद रखने हैं। पहला, भारत को कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? जवाब होगा 15 में। राजस्थान को कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया? जवाब होगा 10 में। सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? जवाब होगा अति शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जिसका विस्तार बीकानेर, जैसलमेर और चूरू जिलों में है। और सबसे छोटा कौन सा है? तो जवाब होगा आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, जो जलवायु कृषि जलवायु प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। अब इसके बाद दोस्तों अक्सर प्रश्न आ जाता है कृषि उपज मंडियों का, कि राजस्थान की प्रमुख कृषि जिन्स मंडियां कौन कौन सी हैं, फलां जिन्स की मंडी कहाँ स्थित है, राजस्थान में सबसे ज्यादा मंडियां किस जिले में हैं, राजस्थान की पहली जो प्राइवेट सेक्टर की निजी क्षेत्र की कृषि उपज मंडी थी वो कब, कहाँ और किस विदेशी कंपनी की सहायता से स्थापित की गई, हम उन पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले अपन बात करें तो एक अपना फल होता है दोस्तों किन्नू, उसका सबसे बड़ा उत्पादक भी गंगानगर है, और याद रखना उसकी मंडी भी कहाँ स्थित है? गंगानगर में। दूसरी प्रमुख फसल है इसबगोल, जिसे अपन घोड़ा जीरा भी कहते हैं। इसकी प्रमुख जो जिन्स मंडी है दोस्तों वो भीनमाल, जालोर में स्थित है। तीसरी प्रमुख जिन्स मंडी धनिया मंडी है, जो रामगंज, कोटा में स्थित है। भले ही ये बारां और झालावाड़ में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन धनिया की जिन्स मंडी जो प्रमुख मंडी है वो कहाँ स्थित है? ये रामगंज, कोटा में है। फिर एक अपनी औषधीय फसल है दोस्तों अश्वगंधा, और इसकी मंडी है वो झालरापाटन, झालावाड़ में स्थित है। मिर्च है, उसकी जो मंडी है वो टोंक में स्थित है दोस्तों। प्याज मंडी है वो अलवर में है, और दूसरी प्याज मंडी है वो रसीदपुरा, सीकर में प्रस्तावित है। तो याद रखना प्याज की जिन्स मंडियां 2 याद रखनी है आपको, एक तो अलवर, दूसरी रसीदपुरा, सीकर। फिर अगली है टमाटर मंडी, वो बस्सी जयपुर में है। आंवला मंडी चोमू जयपुर में है। इसके अलावा मेहंदी मंडी है वो आपकी सोजत सिटी, पाली में स्थित है। सोनामुखी मंडी भी दोस्तों कहाँ है? सोजत सिटी, पाली में स्थित है।
मूंगफली मंडी है वो बीकानेर में है। अजवाइन मंडी कपासन चित्तौड़ में स्थित है। संतरा मंडी है वो भवानी मंडी झालावाड़ में है। और याद रखना दोस्तों, झालावाड़ ही संतरा का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसे राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। लहसुन मंडी है वो छिपा बड़ौद बारां में स्थित है। अमरूद मंडी है वो सवाईमाधोपुर में है। और टिंडा मंडी है वो शाहपुरा जयपुर में है दोस्तों। और मटर मंडी है वो बसेड़ी जयपुर में है। जीरा मंडी राजस्थान में दो हैं, एक जोधपुर और दूसरी मेड़ता सिटी नागौर। फूल मंडी है वो है पुष्कर अजमेर। दोबारा से देखें, किन्नू मंडी गंगानगर, ईशबगौड़ भीनमाल, जालोर धनिया मंडी रामगंज कोटा, अश्वगंधा मंडी झालरापाटन झालावाड़, मिर्च मंडी टोंक, प्याज मंडी अलवर और एक गौण प्याज मंडी रशीदपुरा सीकर। टमाटर मंडी है वो बस्सी जयपुर, आंवला मंडी चोमू जयपुर, टिंडा मंडी शाहपुरा जयपुर, मटर मंडी बसेड़ी जयपुर। तो चार तो ये जयपुर के एक साथ याद रख लें। टमाटर मंडी बस्सी जयपुर, आंवला मंडी चोमू जयपुर, टिंडा मंडी शाहपुरा जयपुर और मटर मंडी दोस्तों बसेड़ी जयपुर। मेहंदी मंडी है वो सोजत सिटी। अश्वगंधा मंडी भी आपकी कहाँ है? सोजत सिटी पाली में स्थित है। मूंगफली मंडी है बीकानेर में। अजवाइन मंडी कपासन चित्तौड़ में। संतरा मंडी भवानी मंडी झालावाड़ में। लहसुन मंडी है वो छिपा बड़ौद बारां में स्थित है। अमरूद मंडी दोस्तों सवाईमाधोपुर में। और जीरा मंडी राजस्थान में दो, एक जोधपुर और दूसरी मेड़ता सिटी नागौर। और लास्ट मंडी आपने फूल मंडी वो है दोस्तों पुष्कर अजमेर में। फिर बात आती है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा कृषि उपज मंडियां कौन से जिले में हैं? तो दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक मंडियां गंगानगर जिले में है। और यदि अपन बात करें तो राज्य की पहली निजी क्षेत्र की मंडी कैथून कोटा में स्थापित की गई है। और दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया की कंपनी AWB की सहायता से स्थापित की गई है। राजस्थान में सबसे ज्यादा मंडियों वाला जिला तो है आपका गंगानगर। राजस्थान की पहली निजी क्षेत्र की मंडी कहां स्थापित की गई? तो दोस्तों जवाब होगा अपना कैथून कोटा में। किसकी सहायता से? ऑस्ट्रेलिया की कंपनी AWB की सहायता से। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद अपन बात करेंगे फसलों में, अपन कृषि में प्रमुख फसलों और उनके उत्पादक जिलों की। विभिन्न फसलों के जैसे रीट लेवल फर्स्ट है, उसमें अक्सर उनके वानस्पतिक नाम भी पूछ लिए जाते हैं, तो अपन डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। उनके उपनाम भी पढ़ेंगे, उनके वानस्पतिक नाम भी पढ़ेंगे, उनकी प्रमुख जो जिन्स हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, उनकी प्रमुख मंडियों की बात भी करेंगे। राजस्थान में कौन से फसल का अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है ये बात भी करेंगे। सबसे ज़्यादा वह राजस्थान में किस जिले से होती है इस पर भी चर्चा करेंगे। और राजस्थान के स्थानीय परिवेश में कौन से क्षेत्र में कौन सी फसल प्रमुख खाद्यान्न के रूप में खाई जाती है, इन पर भी विचार करेंगे। तब तक आप सब से मैं विदा चाहूँगा। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।